नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं करुणेश पांडे जी, जो चेयरमैन हैं सामाजिक न्याय परिषद के और तमाम संस्थाओं में जो है जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं, समाजसेवी हैं। पांडे साहब, आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आप। जो आज का विषय है, वो है पुरुष प्रताड़ना पर, पुरुषों की हत्या पर, पुरुषों की आत्महत्या पर। लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? एक आंकड़े के साथ ही हम सवाल शुरू करते हैं। एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,64,033 आत्महत्याओं में से 81,063 विवाहित पुरुषों और 28,680 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या की। सामाजिक दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां और कानूनी उत्पीड़न जैसे दहेज कानूनों का दुरुपयोग भी शामिल है। पुरुषों में तनाव का कारण जो बना है। पुरुषों की आत्महत्या दर जो है वो 49.4% और महिलाओं की 17.5% से लगभग 3 गुना है। जो पुरुषों की आत्महत्या है वह 3 गुना है महिलाओं से। सवाल यह है कि पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में अधिक क्यों है, वो भी 3 गुनी। धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है कि आने वाले समय में इसी तरह से अगर बढ़ती रही तो केवल पुरुष जो है वो 100% वही आत्महत्या करेगा। जी, पांडे साहब। देखिए, इस पर मेरा ये मानना है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया था, जो हमारे विधि द्वारा स्थापित जो कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था, आज के समय में वो महिलाओं के संरक्षण के लिए नहीं, अपितु ये कह सकते हैं कि पुरुषों के भक्षण के लिए वो कानून हो गया है। 80% जो महिला उत्पीड़न का मुकदमा पुरुषों पर लिखा जाता है, 100% में 80% फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% महिलाएं गलत हैं, लेकिन कहीं आप किसी भी समाज में ये देखिए तो 100% महिलाएं भी नहीं सही हो सकती और 100% पुरुष भी नहीं सही हो सकते हैं। तो आज के समय में कहीं ना कहीं पुरुष जो है प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और वो इसीलिए आत्महत्या का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जी, 2019 में एनसीआरबी के अनुसार 498 ये के 1,25,298 मामलों में सिर्फ 14.2% में ही दोष सिद्धि हुई है, जो दुरुपयोग की संभावना को दर्शाता है। मतलब यदि किसी महिला की शादी को 20 साल हो गया है, 20 साल के बाद भी वो दहेज प्रताड़ना जो है लगा सकती है। चाहे 30 साल हो गया हो, दहेज प्रताड़ना फिर भी लगा सकती है। दहेज प्रताड़ना क्या है? मैं इसे समझना चाहता हूँ। यदि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो ऐसी स्थिति में लेने और देने वाले पर क्यों मुकदमा जो है नहीं किया जाता है? या तो इन कानूनों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेन-देन पर जब आपत्ति है, तो इसको तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए। दहेज अगर माँगा जा रहा है, लिया जा रहा है, उसके साक्ष्य, एविडेंस कुछ ना कुछ तो कम से कम प्रस्तुत होने चाहिए कि इस कारण महिला को निकाला जा रहा है। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद में कोई कैसे निकालेगा? वजह कोई और हो सकती है, लेकिन दहेज के कारण ये क्या अब गले इसमें से मैं उतरता आपको है क्या? अब मैं इसमें आपको कारण बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि 100% ना महिलाएं सही हो सकती हैं ना पुरुष सही हो सकते हैं। हुँ, अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है तो क्या वो 25 प्रताड़ना सहती रह गई? क्या वो जिन महिला को जिन्होंने 25 साल बाद प्रताड़ना का आरोप लगाया, क्या 25 वर्ष तक वो महिला प्रताड़ना सहती रह गई? ये एक बहुत बड़े जांच का विषय है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत में आए दिनों हमारे लोगों के साथ में जो पुरुष समाज के साथ पुरुष आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। अभी देखिए, मेघालय का कांड आप देख लीजिए। अभी आप जो है ड्रम वाला कांड बहुत चर्चा में रहा। आप किसी कांड को उठा के देखिए, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को उठाकर देखिए, जिस प्रकार से आए दिन हमारे देश में पुरुषों के ऊपर लगातार ये अत्याचार बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही देखने में कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 वर्ष बाद जैसे अभी अनाथालय चल रहे हैं, इस तरह हम लोग पुरुषालय की तरफ बढ़ने लगेंगे। जी। सर्वेक्षण किया था सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने दावा किया था कि 40% पुरुष घरेलू हिंसा का सामना करते हैं और उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है, वो केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। घरेलू हिंसा से तो पुरुष भी पीड़ित है। घरेलू हिंसा में सिर्फ महिलाओं को रख करके क्या समानता की बजाय ये असमानता वाला कानून तो नहीं बन गया? जी, केवल एक कानून नहीं, हमारे देश में इस वर्ग से जुड़े जितने भी कानून स्थापित किए गए हैं, पुरुषों की रक्षा के लिए कहीं कोई एक कानून नहीं बना है, और महिलाओं के लिए हमें लग रहा है दर्जनों कानून पड़े हुए हैं। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में लगातार दुरुपयोग देखा जा रहा है, हर मामलों में पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जी।
व्यभिचार की धारा थी आईपीसी 497 अब निरस्त हो चुकी है और बलात्कार कानून आईपीसी 375 जैसे कानून पुरुषों को पीड़ित के रूप में मान्यता ही नहीं देते। वो कहते हैं पुरुष पीड़ित ही नहीं हो जी, सकता है। क्या आपको लगता है कि वाक़ई में जो असमानता ना हो इसके लिए क्या है कि हर एक कानून बनने के बाद में उस पर जो है विश्लेषण होता है, तर्क होता है और उस पर शायद बहस होती है। जैसे अभी एक कानून जो है आया, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड पर, सरकार ने पास कर दिया। जी, लेकिन उसके जी, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बहस चली और लगातार जो है इसको आप देख ही रहे हैं, कि चाहे 370 हो, उसे हटाया गया, उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, बहस चली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही ये दावे कर ले कि मैं एससी-एसटी का कानून हो देश जी, के चाहे जी, सवाल आप थोड़ा-सा कंप्लीट आप होने दें। देखिए मेरा मान देख चाहे चाहे कोई हाँ, भी कानून बना देखिए भले ही मेरी कांग्रेस के शासनकाल में बना तमाम हो। समृद्धशाली जी, जी। भले ही कानून के समय जी, में कांग्रेस के समय में कानून बने हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या उन पर बहस नहीं की जा सकती? अगर असमानता है और संविधान के खिलाफ जो कानून बने हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को समानता मिलनी चाहिए, तो ये असमानता वाले जो कानून हैं, क्या इन पर चर्चा-परिचर्चा नहीं होनी बिल्कुल चाहिए? सही। दोबारा से इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्या? और क्यों आखिर जो है सरकार कब जागेगी? इन 10 सालों में आंकड़ा हर रोज़ बढ़ता बिल्कुल जा रहा है। संशोधन की आवश्यकता है। हर मामलों में यदि महिला समानता का अधिकार ढूंढती है तो इस मामले में भी समानता का अधिकार ढूंढना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है कि महिला ने तलाक लिया और पुरुष पे आरोप लग गया और मानहानि का दावा हो गया, मानहानि नहीं वो दावा हो गया कि हमें जो है में होनी चाहिए। यदि हम महिला की तरफ भी ये होना चाहिए कि हमें भी व्यवस्थाएं चाहिए जो व्यवस्थाएं हम महिलाओं को सुचारू रूप से देते आए हैं, तब तो हम समानता के अधिकार की तरफ कहीं बढ़ पाए। अन्य समानता के अधिकार आते चल जी। तो शायद नेटवर्क की वजह से आपको आवाज़ आवाज़ मेरी आ रही है आपको? पांडे हेलो। साहब आवाज़ आपको हाँ, आपकी जी, आपकी पांडे साहब। सवाल ये है कि आवाज भी है। अभी 20 दिन पहले ही एक मनोचिकित्सक जो लोगों की जान बचाता था, जो पुरुषों को एडवाइस करता था, उनको बताता था कि भई आत्महत्या नहीं करनी है। वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। मतलब जो डॉक्टर मनोचिकित्सक था, आपको खबर सुनने को भी मिली होगी। मनोचिकित्सक जो दूसरे को ये कहीं सुझाव ना देता कहीं था, कहीं ना वो कहीं खुद डिप्रेशन में ये चला हमारे गया। देश जी, के कानून का दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के दुर्भाग्य है कि ऐसे कानून हमारे देश में लागू है जिससे पुरुषों को लगातार आत्महत्या की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। जी, जी। दहेज को लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या आज के दिन में अब ये जो दहेज प्रताड़ना है, क्या इसे लगाना आवश्यक है? इसके लिए क्या दोनों वर्गों पर केस नहीं होना चाहिए? और मैं एक चीज़ और सर्च जो देखिए है कर मेरा रहा था। मानना है कि दहेज लेना और देखिए मेरा मानना है कि जितना दहेज लेना गुनाह है उससे कहीं अत्यधिक गुनाह दहेज देना है। दहेज देकर आप लोभी बना रहे हैं। जैसे मैं बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जो है पुलिस या रेवेन्यू विभाग में या कहीं भी कि लोग रिश्वत लेके काम करते हैं। मेरा मानना है आप रिश्वत दो ही मत ना। हुँ, ये तो देखिए कहने की बातें हो गई। दहेज हम किसी के घर में जाके छीन के नहीं लाते हैं। यदि पुरुष भाई किसी अपेक्षा के साथ यदि कुछ वो देता है तो या तो उसको दहेज की श्रेणी में ना रखे, और यदि दहेज की श्रेणी में मामले पे कहीं कोई बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। हुँ, जी। लेकिन क्या कुछ ऐसे संगठन नहीं होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेटर हों, जो इन्वेस्टिगेशन करें? जैसे बहुत सारे लोग शादी के लिए घूमते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं हमारा बेटा इसीलिए पुलिस तो में है जी, हमें मैंने 6 करोड़ इसीलिए तो चाहिए। कहा हुँ, कि नहीं, हुँ, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए। पुरुष आयोग के गठन के लिए मैं आपको उसमें कई रीजन बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए महिला आयोग है तो महिला आयोग में जांच होती है, सुनवाई होती है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष आयोग में भी जांच होगी, सुनवाइयां होंगी, नियमानुसार जो और विधिक कार्रवाई होंगी, जो और अत्यधिक संशोधन या जो भविष्य की चीजें होंगी उसको आदमी उसमें करेगा। तो इसलिए पुरुष आयोग का गठन होना हमारे देश में बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आए दिन लगातार महिलाएं आरोप लगा रही हैं, जिस प्रकार से जिस प्रकार से कानून का दुरुपयोग पुरुषों पर कर रही है, आज हो सकती है कि हम लोग जैसे अभी अनाथालय की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे पुरुषालय की तरफ बढ़ने लगेंगे।
तो इसलिए मेरा मानना है कि भारत में तत्काल प्रभाव से पुरुष आयोग का गठन किया जाए। अच्छा, आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि देखिए, कहीं भी 100% कोई एक समाज नहीं सही हो सकता है, ना महिला समाज ना पुरुष समाज। ठीक है जी। भाई हम ये नहीं कह सकते कि 100 में 100 महिलाएं गलत है, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते कि 100 में 100 पुरुष सही हैं। हम्म, जितना अधिकार देखिए, जितनी चीजें माँ की मानता हूँ उतना नहीं, लेकिन ऐसा है कि देखिए, अगर पिता ना रहे तो केवल माँ से न तो प्रजनन क्षमता, न तो माँ से केवल प्रजनन हो सकता है, और न तो जो है जीवोपार्जन का कोई साधन माँ तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सकता है। तो जितना माँ का अधिकार एक पुत्र पे होता है, उतना ही अधिकार पिता का भी होता है। मैं माँ और पिता और पुत्र के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसे समझिएगा मेरी मंशा क्या है। मेरे कहने का जी मतलब ये है कि केवल 100% महिलाएं ही जो है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं हर जगह सही हो सकती है। जितना अधिकार माँ का है उतना ही अधिकार पिता का भी होता है। हम्म, तो इसलिए समानता जो है, पुरुष आयोग से एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो है निष्पक्षता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी। इसलिए मेरा मानना है कि पुरुष आयोग का गठन तत्काल प्रभाव से भारत में सुनिश्चित किया जाए। हम्म। केस होता है, उसके बाद में जो है बच्चे माँ के पास रहते हैं और कह दिया जाता है कि नहीं बच्चे माँ के पास रहेंगे। मेरा मानना है कि अगर कुछ संस्थाएं ऐसी हों, खर्चा पानी तो दे ही रहा है पुरुष, तो उसे वही जो खर्च है वो उन संस्थाओं को दिया जाए और कहा जाए कि ये दोनों लोग सप्ताह में मिलने जाएंगे, दोनों ही लोग, क्योंकि ये दोनों ही समान हैं। पुरुष ही सप्ताह में क्यों मिलेगा, महिला भी सप्ताह में मिलेगी और इसका पालन पोषण जो है वो संस्थाएं करेंगी। संस्थाओं को पैसा आप आप भेजिए, ऑर्गेनाइजेशन में पलेंगे बच्चे। आप दोनों लोग जाइए और उनको देखिए, सप्ताह में सिर्फ एक बार दोनों लोग मिलोगे। आप सोचिए कि एक साथ रहना भाई है साहब, आपको, आपकी नहीं रहना है। आपकी जी, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो। जी। शायद जो है नेटवर्क हेलो। प्रॉब्लम है, इसी के कारण जो है ये समस्या आ रही है। तो हमें डिबेट भी यहीं पर रोकना हाँ पड़ेगा क्योंकि लगातार जी। तो हमारे साथ में थे हाँ। करुणेश पांडे जी, जो लगातार पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुरुषों की जो आत्महत्या हो रही है, वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है सीधी-सीधी, जो कानून के द्वारा की जा रही है और जो हर साल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो बहुत भयानक और खतरनाक भी है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।